Good morning to all of you. Myself Yatendra Yadav and welcome to today's class. And today we will study about dark reaction or also known as biosynthetic phase. अभी तक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप पढ़ा लाइट रिएक्शन जिसके अंदर एटीपी और NADPH का प्रोडक्शन पढ़ा कि एटीपी और NADPH का प्रोडक्शन। अब ये एटीपी और NADPH इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इनका यूज कहाँ किया जाता है? इनका यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन का ही दूसरा नाम है बायोसिंथेटिक फेज। इसका नाम बायोसिंथेटिक फेज क्यों है? इसलिए क्योंकि इसी फेज के अंदर CO2 का रिडक्शन करके शुगर बनाया जाएगा। CO2 रिड्यूस टू शुगर। शुगर कौन सा? ग्लूकोज। और इसका ये नाम डार्क रिएक्शन ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब कि ये होता दिन में, ये रात में नहीं होता, लेकिन और नाम के इसका डार्क रिएक्शन। ये क्या? डज नॉट अक्कर इन डार्क। ये इसका एक मिसनोमर है। ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट पे, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन नाम दिया गया। नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट on light, but it depends on product of light reaction, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? एटीपी एंड NADPH। इन दो प्रोडक्ट्स पे ये डिपेंडेंट रहती है। अब बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन, सबसे पहले ये डार्क रिएक्शन परफॉर्म कहाँ पे कराई जाती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर परफॉर्म कराई जाती है। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसकी डिस्कवरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डिस्कवरी, इसको डिस्कवर किसने किया था? मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। बाय मेल्विन केल्विन। और कैसे डिस्कवर किया था इन्होंने? बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। मेल्विन केल्विन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करके इतने डिस्ट्रक्टिव पावर बनाई जा सकती है। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हिरोशिमा नागासाकी में, तो इन्होंने उसका यूजफुल कि उसी चीज को, रेडियो एक्टिविटी को कैसे यूजफुल तरीके से यूज किया जा सकता है, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप वो आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर से होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, तो कार्बन का आइसोटोप लिया रेडियो एक्टिव इसलिए क्योंकि उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। डार्क रिएक्शन को हम लोग तीन अलग अलग पाथवे से परफॉर्म करते हैं प्लांट्स। तीन अलग अलग पाथवे कौन से? 3 डिफरेंट पाथवे से डार्क रिएक्शन को अकम्प्लिश किया जाता है। 3 पाथवे। कौन कौन से 3 पाथवेज हैं ये? पहला है C3 साइकिल या C3 पाथवे, दूसरा है C4 पाथवे, और थर्ड है हमारे पास कैम पाथवे। फर्स्ट C3 को C3 क्यों बोला गया, C4 को C4 क्यों बोला गया, कैम को कैम क्यों बोला गया, एक एक को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे C3 पाथवे के बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे C3 पाथवे या C3 साइकिल। C3 साइकिल फर्स्ट, इसके और भी नाम, इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल। अब इन तीनों पाथवे के अंदर डिफरेंस क्या है? C3, C4, कैम, तीनों अलग अलग तरीके हैं शुगर बनाने, बस थोड़ा बहुत तीनों के अंदर डिफरेंसेस है। जैसे हम लोग जैसे पुराने टाइम पे क्या था कि चूल्हे पे खाना बनाते थे,
बस आग जलाते थे, खाना बनाते थे। अब धीरे धीरे जैसे मॉडर्न जरूरतें बढ़ी, थोड़ा सा स्टेप चेंज हो गया, अब एलपीजी सिलेंडर आ गए। उसमें भी क्या, जलती तो गैस है लेकिन कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं। ऐसे ही आजकल एलपीजी का भी जमाना गया, अब आजकल डायरेक्ट गैस पाइपलाइन की सप्लाई से गैस जलाते हैं, आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं। तो तीनों सेम, तीनों से क्या बनेगा, शुगर बने। इस पाथवे से भी क्या बनेगा, शुगर। C4 से भी क्या बनेगा, शुगर। और कैम पाथवे से भी क्या बनेगा, शुगर। तीन अलग अलग हुए, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। प्लांट्स ने जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म करके अपना शुगर का सिंथेसिस करते हैं। तो हम लोग स्टडी करेंगे C3 साइकिल। सबसे पहले मेल्विन कैल्विन ने C3 पाथवे को किसके अंदर स्टडी किया? इन्होंने स्टडी किया था ग्रीन एल्गी क्लोरेला के अंदर। स्टडीड इन ग्रीन एल्गे क्लोरेला। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी, उसके अंदर इन्होंने स्टडी किया था। इसकी साइट लोकेशन क्या है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स। और ये मेसोफिल सेल्स किसकी, लीव्स की मेसोफिल सेल्स। इसको C3 इसलिए बोला गया है, इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर, इस साइकिल के अंदर जो बनता है वो 3 कार्बन का बना हुआ है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कंटेन्स 3 कार्बन, इसलिए इसको 3 कार्बन। और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इसलिए इस साइकिल का नाम क्या है, C3 साइकिल। अब इसके अंदर हमारे पास एक मॉलिक्यूल आता है RUBP और एक एंजाइम का नाम आता है रूबिस्को। एक कंपाउंड है RUBP। RUBP की फुल फॉर्म राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का एक कंपाउंड है। ये सबसे पहले वेलकम करता है CO2 का। ये फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 है। ये क्या है, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2। कहने का मतलब जैसे CO2 मेसोफिल सेल्स के अंदर आता है तो सबसे पहले उसके स्वागत के लिए कौन मिलता है CO2 को, RUBP। फिर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा के अंदर, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंजाइम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज एंड कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसके बारे में इसकी क्या क्या खास बातें हैं वो देख लेते हैं। ये सबसे पहली बात, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा धरती पे पाया जाने वाला एंजाइम है। एंजाइम कहें या फिर प्रोटीन कह दें, ऑन अर्थ, क्योंकि मोस्टली एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीनिशियस एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहीं पे तो ये एंजाइम वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कराएगा और CO2 को रिड्यूस करके शुगर का सिंथेसिस करेगा। इस एंजाइम के पास दोनों एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी का मतलब है ये RUBP पे CO2 भी ऐड करा सकता है और या फिर ऑक्सीजन भी ऐड करा सकता है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी का मतलब जो इसके नाम में लिखा है ना, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्या ये क्या कराएगा, RUBP पे
CO2 का एडिशन कराएगा। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी का मतलब, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी उसका मतलब है कि ये RUBP पे ऑक्सीजन को भी ऐड करा सकता है। लेकिन नॉर्मली इसके लिए इसके पास इसकी कार्बोक्सिलेज CO2 एडिशन के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो एफिनिटी है वो शिफ्ट हो जाती है ऑक्सीजनेज की तरफ। वो चीज आगे देखते जाएंगे। अब हम लोगों को इजीली C3 साइकिल समझ में आ सके उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स के अंदर केल्विन ने 3 स्टेप्स बताए कि 3 स्टेप्स के अंदर C3 साइकिल कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो हमारे काम आएंगी, वो मैंने पहले लिख दी थी। सबसे पहले CO2, एटमॉस्फेयर से CO2 आया, उस CO2 को एक्सेप्ट करेगा RUBP। RUBP CO2 को एक्सेप्ट करेगा। RUBP एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का कंपाउंड है और एक कार्बन CO2 से आया, टोटल 6 कार्बन हो गए। और ये एक्टिविटी, ये एडिशन कौन कराएगा? रूबिस्को एंजाइम। और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एक 3 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है 3PGA। PGA की फुल फॉर्म, PGA की फुल फॉर्म है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 क्या डिनोट करता है कि 3rd नंबर के कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और ये इनटू में 2 आया है, इनटू में 2 किया हमने। 2 किस लिए किया इनटू में? क्योंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। ब्रैकेट में लिख देंगे वो कितने कार्बन का कंपाउंड, इससे हमें समझने में आसानी रहेगी। और यही है आपका जो फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसी की वजह से इस साइकिल का नाम C3 साइकिल है। अब इसके बाद ये क्या है हमारा? एसिड। क्या है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इससे क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि टोटल 6 कार्बन थे, 5 RUBP और 1 CO2 का। इससे आगे बनेगा हमारे पास 1,3-BPGA। 1,3-BPGA की फुल फॉर्म, BPGA की फुल फॉर्म बिसफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या था? एक सिर्फ 3rd नंबर पे कार्बन था 3PGA में जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप था। अब इस पे 1st एंड 3rd के ऊपर अटैच है। तो ये एक नया फॉस्फेट कहां से आया? नया फॉस्फेट आया किसकी हेल्प से? ATP की हेल्प से। ATP ने अपना एक फॉस्फेट डोनेट कर दिया, वापस से क्या बन गया? ADP। और एक फॉस्फेट किस पे जुड़ गया? PGA के ऊपर एक फॉस्फेट का एडिशन हो गया। इस रिएक्शन को कैटालाइज कराने वाला एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देखो काइनेज वर्ड हमेशा आएगा उस रिएक्शन के लिए जहां पे ATP का एडिशन होगा या फिर ATP का फॉर्मेशन होगा, जिस भी A से B जाते टाइम। और ATP का अगर इस्तेमाल कर लिया जा रहा है जैसे इस रिएक्शन में किया है तो हमेशा आएगा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट काइनेज। वही लिखा हम लोगों ने। हमारा क्या था? सबस्ट्रेट फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इसके बाद 1,3-BPGA नेक्स्ट स्टेप के अंदर कन्वर्ट होके बनाता है PGAL या फिर इसी का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। PGAL की फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या फिर इसी को रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखेंगे तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब 3rd फॉस्फेट, 3rd नंबर के कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच है। और इस रिएक्शन को कैटालाइज कराता है हमारा। इसके रिएक्शन को कैटालाइज कराने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक NADPH की, और वापस क्या बनेगा? NADP प्लस। रिएक्शन को कैटालाइज कराने वाला एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज। कैटालाइज कराने वाला एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज।
इसने क्या किया, इसने एक हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया PgAl पे। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा आप लोगों ने, जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है COOH, एक बॉक्स बना के हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अच्छा, रिडक्शन का मतलब जो 3 स्टेप्स हम लोगों ने केल्विन ने बनाए, कि पहला 3 स्टेप्स के अंदर C3 साइकिल को समझाया। फर्स्ट स्टेप था कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ CO2 का एडिशन, PGA का फॉर्मेशन हो गया, 2 PGA के मॉलिक्यूल बन गए, कार्बोक्सिलेशन स्टेप खत्म हो गया। दूसरा यहां से यहां तक का स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये स्टेप कहलाया रिडक्शन। इसको रिडक्शन क्यों बोला गया, आइए समझते हैं। इसको रिडक्शन इसलिए बोला गया, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, PGA का मतलब एसिड, एसिड के लिए COOH का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या बना, CHO एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे लिखा ना हम लोगों ने PGAl, फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या था, कितने ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। शुरुआत कहां से की थी, COOH से, कहां पे पहुंचे, CHO, क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। इसलिए इस सेकंड स्टेप को क्या बोला गया, रिडक्शन। अभी तक ये 3, ये भी क्या हमारे पास 3 कार्बन का, और ये भी 3 कार्बन का, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, शुरुआत में कितने हुए थे, 2 मॉलिक्यूल्स बने थे PGA के, तो 2 मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे 13BPGA के, और 2 ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे PGAl के। अब एक 3PGA से 13BPGA बनाने के लिए 1 ATP लगेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के 2 ATP लग जाएंगे, कितने ATP लग जाएंगे, 2। ऐसे ही 2 NADPH, ऐसे ही 2 NADPH, और हमारे पास क्या बनेंगे, 2 NADP+। अब इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा रिडक्शन। अब हम लोगों ने बोला है C3 साइकिल, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वापस से RUBP का फॉर्मेशन कराना जरूरी है। अब वो फॉर्मेशन कराने के लिए RUBP को वापस से बनाएंगे, तो वही स्टेप क्या कहलाएगा, रीजनरेशन। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बना, देखते हैं। एक जो मॉलिक्यूल 3PGL का है वो जाएगा ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए, हम लोगों ने बोला PGAl, 2 में से 1 आ गया, 1 रीजनरेशन के अंदर चले जाएगा, ठीक है। अब PGL क्या है, एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, एक CO2 तो आएगा नहीं, CO2 कितने आएंगे, टोटल ये स्टेप चलेगा कितने बार, 6 बार चलेगा, तो 6 बार चलेगा तो टोटल 12 PGL बनेंगे। 12 PGL में से 2 PGL मिलके बनाएंगे PGAl, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, और हमारे पास एक ग्लूकोज का सिंथेसिस करेंगे, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। बाकी के 10 रीजनरेशन के अंदर जाएंगे। रीजनरेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कैसा है, मल्टी स्टेप प्रोसेस। अब मल्टी स्टेप्स के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे काम के नहीं। एक स्टेप हमारे काम का है। एक स्टेप आता है जिसके अंदर बीच में बनता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट, राइबुलोज 5 फॉस्फेट। फॉस्फेट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ P लिखा, और आप लोगों ने RUBP की फुल फॉर्म पढ़ी। RUBP की फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, मतलब उसमें फर्स्ट कार्बन पे और 5th कार्बन पे दोनों पे फॉस्फेट है। तो ये नया फॉस्फेट कहां से आएगा, ये नया फॉस्फेट आएगा ATP की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ATP की हेल्प से, और क्या बनाएगा, ADP। तो हमारे पास टोटल कितने ATP इस्तेमाल होंगे, एक CO2 के लिए 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल 3 ATP का इस्तेमाल किया गया, एक CO2 के लिए और 2 NADPH का। टोटल रिएक्शन कितनी बार चलेगी, 6 बार चलेगी। कितनी बार चलेगी, अब देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले देखते हैं फॉर 1 CO2,
फॉर 1 CO2। एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP का इनपुट किया और 2 NADPH का, और आउटपुट में हमें क्या मिला? आउटपुट में मिला हमें एक ग्लूकोज, 3 ADP और 2 NADPH। अब पूरी रिएक्शन के अंदर ये जो थर्ड स्टेप है, ये वाला यहाँ से PgAl से RUBP का फॉर्मेशन, ये स्टेप कहलाता है आपका थर्ड स्टेप, जिसको नाम दिया गया रीजनरेशन, क्योंकि इस स्टेप के अंदर RUBP को दोबारा से रीजनरेट किया जा रहा है ताकि वो दोबारा से CO2 का वेलकम कर सके और ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहे। अब ये रिएक्शन टोटल कितनी बार चलेगी? एक CO2 के लिए पढ़ी हम लोगों ने, टोटल कितनी बार चलेगी? 6 बार चलेगी। तो फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर फॉर 6 CO2, इनपुट और आउटपुट की टेबल बना लेते हैं। इनपुट आउटपुट, एक CO2 के लिए 3 ATP, तो टोटल 6 के लिए कितने? 18 ATP और 12 NADPH, और हमारे पास क्या आएंगे? 18 ADP एंड 12 NADP+। सेल के अंदर हर एक चीज ऐसे ही रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चलती रहती है। अब साइक्लिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, इसको साइकिल किस लिए बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि रिएक्शन कहाँ से शुरू की थी? RUBP से, वापस से साइकिल के फॉर्म में RUBP तक पहुंच गए हम लोग, इसलिए इसको क्या बोला? साइकिल बोला हम लोगों ने। अच्छा, जो प्लांट्स C3 साइकिल से परफॉर्म करते हैं, C3 साइकिल परफॉर्म करके अपना फूड बनाते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं C3 प्लांट्स। उनको क्या बोलते हैं? C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स। और उनके एग्जाम्पल क्या क्या है? व्हीट, राइस एंड बार्ले एंड एक्सेट्रा। जो प्लांट्स C3 साइकिल परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं C3 प्लांट्स। उसके एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? व्हीट, राइस एंड बार्ले। ये थी हमारी C3 साइकिल। एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हुआ क्या क्या? 3 स्टेप कौन कौन से? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन स्टेप में RUBP पे CO2 का एडिशन हुआ और क्या बना? 2 मॉलिक्यूल्स बने PGA के। यहाँ पे जो 3 नंबर है वो 3 डिनोट करता है थर्ड नंबर के जो कार्बन है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या हुआ? CO2 फिक्सेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या किया? CO2 को फिक्स करके बनाया PGA। सेकेंड स्टेप रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या किया? एसिडिक ग्रुप से हम लोगों ने क्या बनाया? एल्डिहाइड ग्रुप। हम लोगों ने मतलब प्लांट्स ने बनाया एल्डिहाइड ग्रुप। किस किस की हेल्प से? 2 ATP और 2 NADPH की हेल्प से 2 स्टेप प्रोसेस के अंदर 3 PGA कन्वर्ट होके क्या बनाता है? PGAL। PGAL क्या है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एक एसिडिक कंपाउंड से एक एल्डिहाइड कंपाउंड बना, इसलिए इस रिएक्शन को, इस स्टेप को हम लोगों ने क्या बोला? मेल्विन केल्विन ने क्या बोला? रिडक्शन। थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। वापस से RUBP की जरूरत पड़ने वाली है तो RUBP को वापस से बनाना पड़ेगा। इस स्टेप को बोला, थर्ड स्टेप को क्या बोला? रीजनरेशन। और इस स्टेप के अंदर एक ATP का इस्तेमाल किया जाता है। तो टोटल हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए या एक 6 CO2 के लिए टोटल 18 ATP और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट। ये था हमारा C3 साइकिल। C3 साइकिल लगभग C3 साइकिल यूनिवर्सल है, हर एक प्लांट के अंदर परफॉर्म की जाती है। C3 साइकिल ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से क्या मतलब है? परफॉर्म्ड बाय ऑल प्लांट, परफॉर्म्ड बाय ऑल प्लांट्स। जिनके अंदर C4 या कैम पाथवे भी है वो भी क्या करते हैं? C3 साइकिल परफॉर्म करेंगे, लेकिन कुछ एडिशनल स्टेप्स के साथ साथ करते हैं। जैसे जैसे हम लोग उनको पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग उनके बारे में भी जान। तो ये था हमारा C3 साइकिल। आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा